हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी नटशेल। आज जो हम करने वाले हैं वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये है कि आज हम आपके साथ एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा जो एग्जाम है उसमें एग्जामिनर हमें ये नहीं चाहता कि हमें किसी सब्जेक्ट में पीएचडी की हो, बट वो हमें चाहता है कि हमें हमारे सब्जेक्ट के बेसिक्स बहुत अच्छे से आते हो। और किसी भी बच्चे को जो बिगिनर है या और अटेम्प्ट देना चाहता है या दे चुका है, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी एनसीईआरटीज को थरली रिवाइज करें, क्योंकि एनसीईआरटी में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो हमारी जो 12th स्टैंडर्ड 11th एंड 12th स्टैंडर्ड है, उसकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। थीम्स पार्ट 1, थीम्स पार्ट 2, थीम्स पार्ट 3। थीम्स पार्ट 1 में एंशियंट इंडिया की बात की है, थीम्स पार्ट 2 में मिडीवल इंडिया की, एंड थीम्स पार्ट 3 में हमने की है मॉडर्न इंडिया की बात। ठीक है, तो आज जो मैं करने वाली हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने एनसीईआरटी थीम्स पार्ट 1 का चैप्टर 1 उठा लिया है। ऐसा करेंगे जैसे इस चैप्टर को मैं आपके साथ करूंगी ना, तो आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ने से पहले या एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इस वीडियो को सुन लेना या देख लेना, तो आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। अब देखो, कोई सोचता होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में भी, और आप अपने मेंस में भी इनको बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रीलिम्स में तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि क्या क्या आपको करने की जरूरत है। मेंस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे राइटिंग आ जाती है स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर। ठीक है, अब कोई सोचे कि स्वच्छ भारत मिशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑलवेज एम्फसाइज द नीड फॉर हाइजीन and cleanliness, and that can be seen in the form of drainage system of Indus Valley civilization. People held great value to cleanliness, and that is why they built the great bath of Mohenjo-daro. तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने एक एंशियंट इंडिया के टॉपिक को एक करंट इंडिया के टॉपिक से जोड़ दिया। इस तरह से आपने क्या किया, एक एक अपनी ऐसे राइटिंग में ये शो किया कि आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो, अपनी स्टैटिक और अपने डायनामिक पार्ट को जोड़ के कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दे सकते हैं। चलिए, जो हमारा टॉपिक है आज का वो स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। बेसिकली ये जो है, ये बात कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते थे। और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए है क्योंकि ये रिवर इंडस के आसपास था। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो रिवर इंडस निकलती है चाइना से और पाकिस्तान में एंटर करती है। तो इस रिवर के अक्रॉस ये सिविलाइजेशन बनी थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और यहाँ इसकी जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है 2600 बीसी। ठीक है, जो ये बीसी वाली डेट्स होती है ना, ये उल्टी चलती हैं। अगर मैं जीरो की वैल्यू दूं तो 1 2 3 4, हमारे जैसे साल है वो 2021 2022 ऐसे चलते हैं ना, लेकिन जो बीसी वाली होती है वो ऐसे चलती है, उल्टी चलती है। अगर 10 से लूंगी 10 9 8 7 6 एंड सो ऑन, जीरो तक पहुंचने के लिए। तो 2600 बीसी पहले आएगा और फिर 1900 बीसी आएगा, याद रखना। जो बीसी वाली डेट्स है वो उल्टी चलती है और जो एडी वाली डेट्स है वो सीधी चलती है। तो देखो, वो कहते हैं ये लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे ब्रॉन्ज एज अ मेटल यूज किया जाता था। इस सिविलाइजेशन के बाद आयरन यूज में आया है, ये बात याद रखना। इस सिविलाइजेशन के बाद आयरन यूज में आया, उससे पहले ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन ही थी। ठीक है, अब इसको वैसे तो ये इंडस रिवर के अराउंड है तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे, लेकिन इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा was the first site discovered by archaeologists. मेन चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। अनलाइक प्रीवियस और अपकमिंग सिविलाइजेशंस, ये रूरल नहीं थी, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसकी स्क्रिप्ट हमने आज तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, इसकी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं। अगर हम स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे तो हमें बहुत सारे जो राज हैं इस सिविलाइजेशन के पता लग जाएंगे, लेकिन हम इसकी स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब देखिए, ये 2600 बीसी में स्टार्ट हुई थी और 1900 बीसी तक आते आते ये खत्म हो गई थी। देखो, थोड़े थोड़े ऑफशूट्स रह जाते हैं, थोड़ी थोड़ी जगहों पे इसके ट्रेसेस रह गए थे, लेकिन जो मेन
हड़प्पन सिविलाइजेशन थी या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई थी। अब वो कहते हैं हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट। हड़प्पन सील एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा आर्टिफैक्ट था जो इसको सबसे अलग बनाता था। हड़प्पन सील्स बेसिकली आप समझ लीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्टीयरटाइट पत्थर की, स्टीयरटाइट स्टोन की सील्स बनी होती थी। इनके ऊपर उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में कुछ चीजें लिखी होती थी, कुछ एनिमल्स के मोटिव्स बनाए होते थे, और ये जो सील्स थी वो मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होती थी, एंड वन पर्पस आउट ऑफ देम वाज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए यूज होती थी ये सील। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावर, धोलावीरा, सॉरी रोपड़, ये जो पंजाब में रोपड़ है ना, इसको रुपार भी बोलते हैं, रोपड़, हड़प्पा, गनेरीवाला, चन्हुदारो, सुक्ताजन दौर, मोहनजोदारो, बालाकोट, कोट डीजी, अमरी, रंगपुर, नागेश्वर, गनेरीवाला एक्सेट्रा। अब देखो ये तो आपको नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब क्या है, आपको ना प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको या तो इनमें से ये चार दी होंगी, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन साइट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, और आया भी हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। किसी भी सिविलाइजेशन के आपको वो साइट्स उठा के पूछ लेते हैं कि बताओ ये वाली जो साइट्स हैं ये इस सिविलाइजेशन की है या नहीं है। अब देखो बहुत बच्चे कहेंगे कि हमें ये कैसे याद होगी। इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, इसको 2, 3, 4 बार आप रीड करो। जितनी बार आप रीड करोगे, जितनी बार आप इसको सुनोगे, ये आपको याद हो जाएंगे। आपको बस रिकॉग्नाइज करनी है पेपर के अंदर। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया है, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2600 बीसी टू 1900 बीसी। स्टार्ट 2600 में हुई थी एंड ये 1900 तक हो गई थी। अब इसको भी आगे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, अर्ली हड़प्पन कल्चर, बिफोर, अर्ली मतलब हड़प्पन कल्चर से आने से थोड़ा थोड़ा पहले, एकदम से थोड़ा नहीं कल्चरल चेंज आ जाता है, थोड़ा मूवमेंट होती है ना। तो अर्ली मीन्स बिफोर 2600 बीसी। मच्योर, मच्योर मतलब सारे के सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो 2600 बीसी टू 1900 बीसी के साथ थे। और लेट मतलब बाद में, कि जहां पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए थे लेकिन ऑफशूट्स बच गए थे, दैट इज कॉल्ड लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब वो नेक्स्ट पूछते हैं कि जो अर्ली, जो हमारी ये मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये स्टार्ट कैसे हुई है। जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है उससे पहले भी बहुत सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे। उन कल्चर्स की अपनी ही पॉटरी थी, अपना ही एग्रीकल्चर था। पैस्टोरलिज्म का मतलब है वो लोग अपनी जो कैटल है उसको चराते भी थे और कुछ वो लोग क्राफ्ट्स भी फॉलो करते थे। लेकिन जो ये सिविलाइजेशन थी, जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले आई हैं, ये काफी स्मॉल इन साइज थी, कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन नहीं थी, ना ही इनके पास बहुत ज्यादा कोई लार्ज बिल्डिंग्स थी। ये बस छोटी छोटी सिविलाइजेशंस थी जिनकी अपनी ही पॉटरी, अपना ही एग्रीकल्चर या पेस्टोरलिज्म या कुछ क्राफ्ट्स थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ ब्रेक आई थी, तभी वहां पे बहुत सारी लार्ज स्केल बर्निंग पाई गई है। जैसे समझ लो 2600 बीसी से पहले जो सिविलाइजेशंस थी और जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आई है, इसके बीच में कोई ब्रेक आई थी कि सिविलाइजेशंस का डाउनफॉल हो गया था, क्योंकि लार्ज स्केल बर्निंग मिली है हमें कहीं कहीं बहुत सारी साइट्स पे। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप है। नेक्स्ट टॉपिक है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, वो लोग क्या करते थे जीने के लिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि दे एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। वो फिश भी खाते थे, इंडस रिवर के पास रहते हैं तो रिवर से तो फिश आराम से निकाल ही सकते हैं। और वो हंटिंग एंड गैदरिंग भी करते थे। हंटिंग गैदरिंग मतलब मार के गैदर करना, जरूरी नहीं है कि अपना खाना उगाना, लेकिन आप जंगलों से भी लेके आ सकते हैं। कल्टीवेशन भी करते थे, अपनी जो भेड़ें थी या अपनी कैटल थी उसको चराते भी थे, और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक जगह इकट्ठे करके ले आना और फिर मार्केट के थ्रू या किसी मैकेनिज्म के थ्रू लोगों तक सामान पहुंचाना। अब वो कहते हैं कि टेराकोटा, टेराकोटा होता है जिससे
आपने कभी मटका बना हुआ देखे ना, जो हमारे पॉटरी बनती है रेड कलर की पॉटरी, उसको टेराकोटा टाइप्स बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं हमें ऑक्सन के, लोग के, जिससे पता लगता है कि लोग एग्रीकल्चर पे रिलाय करते थे। और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को जैसे वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी एंड सेसमे की जो ट्रेसेस है वो हड़प्पन साइट्स पे मिले हैं। ये सब चीजें आपको याद करनी है क्योंकि आपको ये किसी भी तरह से प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखो, उन्होंने आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि गुजरात में मिलेट्स मिले थे और राइस मिलते थे लेकिन रेयरली मिलता था। अब इस चीज को ना बहुत ध्यान से देखना, आपको आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीजें मिलती थी। अब उनके राइस मिलते थे, रेयरली मिलते थे, तो राइस अगर ऑप्शन में आता है तो आपको टिक करना है। अब वो कहते हैं इन गुजरात मिलेट्स वर फाउंड। अब देखो, कई बार क्या होता है आपके पेपर में, आपको मैच द फॉलोइंग आ जाता है, आपको एक साइट दी जाती है और उस साइट पे क्या मिला था वो पूछा जाता है। तो गुजरात में हमें मिलेट्स मिले थे। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग, इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। मतलब इन एनिमल्स को अपने घर पे एज अ पेट रखा जाता था। और बहुत सारे एविडेंसेस ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स भी मिले हैं, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल। ठीक है, और इससे कुछ जो एनिमल्स हमें मिले उससे ये भी पता लगता है कि उनकी लोग मीट भी बना के खाते थे। अब ये दो तरह के उनको बोन्स मिले, कुछ बोन्स से उनको पता लगा कि वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे और कुछ बोन्स से पता लगा कि वो एनिमल्स मीट की तरह खाए गए हैं। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक फुल कैटल है, वो मर गई है, मैंने उसको दफना दिया है, उसका जो मुझे स्केलेटन मिलेगा वो फुल मिलेगा। लेकिन अगर मैंने कोई एनिमल को खाया है तो उसका मुझे स्केलेटन किसी डिफरेंट पार्ट में मिलेगा या पार्ट्स में मिलेगा, बोन्स मिलेंगी। तो मुझे पता लग जाएगा यार ये खाया हुआ है कि ये एक एक्चुअल में डोमेस्टिकेटेड एनिमल था। तो वो कहते हैं वाइल्ड स्पीशीज जो थी, बोर, डियर, घड़ियाल, ये सब भी पाए जाते हैं। और ये कहते हैं कि अब स्टडीज कहती है या तो इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था या इनको हंट किया जाता था खाने के लिए। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर आल्सो फाउंड। ये सारा का सारा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लेंगे कि क्या क्या कौन से एनिमल्स मिलते हैं। एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि हॉर्स वाज फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट इज अ वेल डिबेटेड इशू बट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की ऑफ the UPSC, horse was not found in Harappan civilization. हॉर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में आया है, आर्यंस के साथ आया है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स नहीं था। आपको कोई ना कोई बुक में ऐसा हो सकता है लिखा हो कि ट्रेसेस ऑफ हॉर्स वर फाउंड, बट प्लीज ध्यान से इस चीज को ध्यान में रखना कि हॉर्स वाज नेवर फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की ऑफ यूपीएससी। नेक्स्ट टॉपिक है कि वो कौन सी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे थे। पहले तो ग्रेन्स मिले हैं, हमने ऊपर लिस्ट भी देख लिया कौन सी ग्रेन्स मिले हैं। वो कहते हैं स्कल्पचर्स मिले हैं बुल्स के, सील्स जो बनाए थे ना, आपको बताया था कि वेरी डिफरेंट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, बुल्स बनी हुई थी सील्स पे। इससे पता लगता है कि लोगों को बुल की जानकारी भी थी। ऑक्सन यूज की जाती थी प्लोइंग के लिए। ठीक है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि टेराकोटा मॉडल्स मिले थे हमें ऑक्सन एंड प्लो के, जिससे पता लगता था कि एग्रीकल्चर वाज वाइडली प्रैक्टिस्ड। अब देखो, यहाँ पे दिया हुआ है टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बानवली। अब इन दोनों का ध्यान रखना, आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो था वो कहाँ पाया गया था। चोलिस्तान में भी पाया गया था और बनवाली में भी पाया गया था। अब वो कह रहे हैं कि जो देखो, यहाँ पे प्लो का जो टेराकोटा मॉडल था और एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड एट कालीबंगन राजस्थान। जो टेराकोटा मॉडल है प्लो का, वो चोलिस्तान और बानवाली में मिला है, लेकिन प्लोड फील्ड का जो मॉडल है, जो एविडेंस है, वो हमें कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान। अब मैं एक और चीज बताती हूँ, आप कॉम्प्लिकेटेड लगेगी थोड़ा सुनने में, लेकिन प्लीज आप इसकी ना, ये जो अभी की स्टेट्स है ना, कंटेम्प्रेरी स्टेट्स, इनको दिमाग में रखना। पता नहीं होता किस वे से ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए। ओके, अब देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि द फील्ड हैड टू सेट ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर
suggesting that different crops were grown together. अब जब हमारी जो प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है कि आप डिफरेंट क्रॉप्स को एक ही फील्ड पे ग्रो करते हैं, वो हड़प्पन भी फॉलो करते थे। अगर आपको एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आप बताना चाहते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आप इस पॉइंट को जरूर मेंशन कर सकते हैं। इट विल ऐड टू योर पॉइंट कि आपने किस तरह से एंशिएंट इंडिया को आपने मॉडर्न प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ दिया और सोल्यूशन वहां से दे दिया। वो कहते हैं कि मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड। एक होता है एरिड जहां पे सूखा पड़ा होता है, सेमी एरिड होता है कि जिसमें रेनफॉल लिमिटेड होती है, एंड इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। ऐसी जगहें थी जहां पे पानी बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए इन जगहों पे हमें इरिगेशन की जरूरत थी। इरिगेशन मतलब जैसे किसी वेल से पानी लेके आने की या रिवर से पानी यूज करने के लिए। अब वो कहते हैं ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स फाउंड एट शोटुगाई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। हो सकता है कि पंजाब और सिंध में ज्यादा बारिश होती हो, अफगानिस्तान में कम बारिश होती हो, इसलिए शोटुगाई वाज द एरिया जहां पे कैनाल्स की ट्रेसेस पाए गए हैं। वाटर को वेल से भी उठाया गया था। अगर कोई पूछे कि वेल्स वहां पे प्रेजेंट थे कि नहीं थे, यस डेफिनेटली थे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइट है धोलावीरा। धोलावीरा में वाटर रेजर्वॉयर्स भी पाए गए हैं। तो देखो शोटुगाई में हमें मिले हैं कैनाल्स, वेल्स में हमें जो मिले हैं वेल्स भी मिले हैं, और तीसरी चीज हमें वाटर रेजर्वॉयर्स मिले हैं धोलावीरा में, जहां पे वाटर को स्टोर किया जाता था फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। चलिए अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने मोहेंजोदारो एक साइट को उठा लिया। ये एनसीईआरटी से आपके मैंने डायरेक्ट नोट्स उठाए हुए हैं। मोहेंजोदारो एक साइट के बारे में बताया गया। वो कहते हैं कि मोहेंजोदारो एक सिटी दो सेक्शन में डिवाइडेड थी, एक थोड़ा ऊंची पहाड़ी पे थी और एक लोअर सेक्शन था। लेकिन जो अच्छा ये जो पहाड़ी थी उसको बोलते थे सिटाडेल, और जो नीचे वाला था उसको बोलते थे लोअर टाउन। ऊपर वाले को कहते थे सिटाडेल और नीचे वाले को कहते थे लोअर टाउन। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म पे सिटी बनी हुई है और नीचे लोअर टाउन भी, नीचे लोअर टाउन जो है वो सिटाडेल के नीचे बना हुआ है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों वॉल्ड थी, इनके आसपास वॉल्स बनी हुई थी, वॉल्ड टाउन था जो सिटाडेल और लोअर टाउन को आपस में अलग करता था। लेबर वॉज मोबिलाइज एट अ वेरी लार्ज स्केल। काम करने के लिए जो लेबर होती है उसको इकट्ठा किया जाता था। सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स वर यूनिफॉर्म इन साइज। हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक जो बहुत ही डिस्टिंक्टिव फैक्टर है वो ये है कि जो ब्रिक्स है ना वो बेक्ड ब्रिक्स है। उनको एक जैसे भट्टी होती है ना, गर्म भट्टी में डाल के बेक किया जाता है, इसलिए वो बहुत सालों तक सरवाइव कर गई हैं। और ये जितनी भी ब्रिक्स यूज की गई हैं इनका साइज यूनिफॉर्म है। दैट्स कमेंडेबल कि इतने लार्ज स्केल पे जो सिविलाइजेशन बनी हुई है उसकी सारी की सारी ब्रिक्स आर यूनिफॉर्म इन साइज, दे आर फॉलोइंग द यूनिफॉर्म मेजरमेंट्स। अब देखिए लेइंग आउट ड्रेन्स, जो ड्रेन्स है ना ये बहुत डिस्टिंक्टिव फैक्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। वो कह रहे हैं कि जो रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन द लोअर टाउन वर लेड along an approximately grid pattern, means right angles पे वो बनी होती थी, लेन्स जैसे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और वो कहते हैं कि पहले ये लोग लेन्स बनाते थे, सड़कें बनाते थे, ड्रेन्स बनाते थे, फिर इनके ऊपर हाउसेस बनाते थे। ये नहीं कि हाउस बना दिया और फिर लेन्स बनाइए, नहीं, पहले स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स बनेंगी और फिर घर बनेंगे। एक बहुत ही केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, और ये ना कि बड़ी सेटलमेंट्स बट छोटी सेटलमेंट्स में भी ये ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। और ये जो हर एक घर हड़प्पन सिविलाइजेशन का वाज कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स। अगर जैसे सपोज करो एक घर है, घर के जितनी भी ड्रेनेज है, जितना भी सीवेज है, वो स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्टेड था। ड्रेन्स किस किस चीज से बनते थे, मॉर्टर, लाइम एंड जिप्सम, इसलिए बनते थे क्योंकि ड्रेन से पानी पास करना है। उनको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो पानी को सह सकता है। और वो कहते हैं कि जो ड्रेन्स थी ना इनको बिग ब्रिक्स, बड़ी बड़ी पत्थरों से कवर किया जाता था, ताकि एक तो ये अगर कवर करेंगे तो पॉल्यूट नहीं करेंगी, कॉन्टेमिनेट नहीं करेंगी, और अगर इन पत्थरों को उठाएं तो हम आराम से इन ड्रेन्स को क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं फॉर सीवेज फ्रॉम द हाउसेस पिट्स वर प्रोवाइडेड एट आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। पिट्स का मतलब होता है लंबे लंबे ऐसे करके प्लेसेस आर डग, कुएं, वो जैसे होता है ना कि आप समझो
जमीन को खोदा होता है, पिट्स बनाए होते हैं ताकि उसके अंदर आप सीवेज डाल दो, वो सीवेज नेचुरल फॉर्म में ही डिकम्पोज हो जाए, उसको कवर कर दो, ठीक है। और ये सीवेज भी, ये पिट्स हैं, दे वर कवर्ड विद बिग ब्रिक्स एंड लिफ्टेड इजीली टू क्लीन द ड्रेन्स. Drains were cleaned at regular intervals. At Lothal, for example, while houses were built of mud bricks, drains were made of burnt bricks. वो कहते हैं कि लोथल में जो घर थे उनको नॉर्मल मड की ब्रिक्स से बनाया गया था क्योंकि इतना पानी का रोल नहीं था, लेकिन ड्रेन्स को स्पेसिफिकली बर्न्ड ब्रिक्स से बनाया गया था. अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आप एक किसी ब्रिक को बर्न कर देते हो तो वो स्ट्रांग हो जाती है, वो पानी में घुलती नहीं है. तो उन्होंने कहा कि जो ड्रेन्स है उसको बर्न ब्रिक्स से बनाया, चाहे घर मड ब्रिक्स के क्यों ना बने हों. नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की. वो कह रहे हैं लोअर टाउन ऑफ मोहेंजोदारो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स. कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे लोग रहते हैं. और ये जो बिल्डिंग्स थी, ये जो घर थे, दे वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल द साइड्स. आपने कभी देखा है कि इंडिया में बहुत सारे घर हैं जिनके अंदर बीच में आंगन बना होता है और आंगन के अराउंड रूम्स बने होते हैं. तो वो यही कह रहे हैं कि ये जितने भी घर थे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, इनका एक कोर्टयार्ड था और सारे इनके आसपास कमरे बने हुए थे और इसी कोर्टयार्ड में सारी एक्टिविटीज होती थी, जैसे कुकिंग हो गया, कपड़े बनाना हो गया, एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर. एंड ये जो प्रैक्टिस है ये इंडिया में अभी भी प्रेवलेंट है कि आपके घर में कॉमन कोर्टयार्ड बना होता है जिसके अंदर सारी की सारी प्रैक्टिसेस होती है और उसके आसपास जो है वो रूम्स बने होते हैं. वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना. देयर वर नो विंडोज अलोंग द वॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड द मेन एंट्रेंस डिड नॉट प्रोवाइड व्यू ऑफ कोर्टयार्ड एंड इंटीरियर, सो प्रिवेसी कुड बी मेंटेन्ड. वो कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे विंडोज नहीं थी, ना ही आप बाहर के दरवाजे से कुछ भी अंदर देख पाते या कोर्टयार्ड में क्या हो रहा है देख पाते, ताकि लोगों की जो प्रिवेसी है वो मेंटेन रहे. ऐसा नहीं है कि कोई भी आता जाता आपके घर में झांक सकता है. तो विंडोज ना तो ग्राउंड फ्लोर में बनाई हुई थी, ना ही कुछ ऐसा सिस्टम था जिससे वो आप बाहर वाले अंदर कोर्टयार्ड की एक्टिविटीज को देख सके. हर घर में बाथरूम था, हर घर में बाथरूम था. दैट वाज कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आप कोट कर सकते हैं जब भी आपको सैनिटेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आए. आप बोल सकते हैं कि जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसी चीज फॉलो करते थे कि हर घर में बाथरूम था, तो अब हम इस चीज को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते. वो अब देखो कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में ही कि जो हाउसेस इन इंडस सिविलाइजेशन वर ओनली हैड वन फ्लोर, जबकि नहीं, वो कह रहे हैं कि उसमें स्टेयरकेसेस भी थे ताकि आप सेकंड स्टोरी पे जा सकते हैं या फिर आप घर की छत पे जा सकते हैं. बहुत सारे घरों में वेल्स बने हुए थे और वो बहुत आसानी से बाहर वाले भी उन वेल्स को यूज कर सकते थे. बहुत ही एक अच्छी चीज है कि जो वेल्स हैं वो एक हाउस होल्ड के काम भी आ रहे हैं एंड आउटसाइडर्स को भी उनका एक्सेस है. नेक्स्ट वो बात करें सिटाडेल की. अब हमने बताया ना कि लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, सिटाडेल एक वॉल्ड प्लेस थी और उनको लगता है कि ये स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज की जाती थी. अभी तक एविडेंस नहीं है किस चीज के लिए, बट स्पेशल पब्लिक पर्पसेस हो सकता है, कोई मीटिंग्स के लिए, कोई गैदरिंग्स के लिए, कोई कॉन्ग्रीगेशंस के लिए. और वो कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वेयर हाउस मिला, एक इतना बड़ा वेयर हाउस था. अब याद रखना ये जो बातें हो रही है ना सिटाडेल और स्ट्रीट लेइंग एंड एवरीथिंग, ये मोहेंजोदारो की हो रही है. तो ये इतना बड़ा वेयर हाउस था जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स के इनको एविडेंसेस भी मिले हैं. लेकिन देखो अब आपको पता है कि वुड जो है वो बारिश में गीली होकर इवेंचुअली डिके कर जाती है. तो इनको जो वेयर हाउस है उसके ब्रिक्स के पोर्शन जरूर मिल गए हैं, लेकिन जो वुड का पोर्शन था वो डिके कर चुका है, वो सड़ चुका है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह जो हमें मेंशन करनी है, जो हमें पढ़नी है, वो है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो. वो कह रहे हैं कि अब देखो यहाँ पे एक ग्रेट बाथ मतलब जैसे हम कितने सारे रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं और बहुत बड़े पॉन्ड्स बने होते हैं, उसी तरह से मोहेंजोदारो में एक बहुत बड़ा पानी का ग्रेट बाथ था, आप ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है. और वो कहते हैं कि हो सकता है वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करा जाता हो या पब्लिक गैदरिंग्स के लिए. ग्रेट बाथ वाज लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक in a courtyard
सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स। ये ओपन एरिया नहीं था, एक टैंक था जिसके आसपास कॉरिडोर बना हुआ था, ठीक है। 2 flights of steps on the north and south leading into the tank। अब टैंक में जाने के लिए जैसे अभी मॉडर्न स्विमिंग पूल्स में भी इफ यू सी स्टेयर्स बनी होती है, तो इसी तरह से इस टैंक में भी नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ क्या बना हुआ था, स्टेयर्स, ताकि आप उसके अंदर जा सके। और ये बहुत ही ज्यादा वाटर टाइट, मतलब बहुत ही अच्छे से बनाया गया था यूजिंग वाटर ऑफ जिप्सम। अब जैसे हम यूज करते हैं ना, हम ब्रिक्स यूज करते हैं, बीच में सीमेंट यूज करते हैं उसको जोड़ने के लिए, वो कह रहे हैं कि इसी ग्रेट बात को ब्रिक्स की सेटिंग और वाटर ऑफ जिप्सम यूज कर करके इतने अच्छे से चिपकाया हुआ था ताकि इसमें कोई लीकेज ना हो। वो कहते हैं इसके आसपास कॉरिडोर था एंड देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स। और इस रूम में, इनमें से एक रूम में एक बहुत बड़ा वेल भी था। ये जो पानी है ना, द ग्रेट बाथ का, ये एक ह्यूज ड्रेन में जाता था। अब देखो बहुत सारे फीचर्स हैं, कोर्टयार्ड है, 3 कमरे हैं, उन 3 कमरों में से एक कमरे में एक बहुत बड़ा वेल था। अब ये नहीं है कि इसका पानी ऐसे ही था, इसका पानी जो था एक ह्यूज ड्रेन में जाता था, ठीक है। वो कह रहे अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ, इसी के पास एक छोटी बिल्डिंग बनी हुई थी 8 बाथरूम्स के साथ, ठीक है। 4 ऑन ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor। अब कई बार क्या होता है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो अगर आप कभी देखें ना, ये जो रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत बड़े पॉन्ड्स बने होते हैं, इनके अंदर एक होता है ओपन नहाने की जगह और एक विमेन के लिए नहाने की बाथरूम्स बने होते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि इसी ग्रेट बाथ के पास 8 बाथरूम मिले हैं, 4 4 एक तरफ, 4 दूसरी तरफ, और ये बाथरूम्स भी ड्रेन के साथ कनेक्टेड थे। तो देखो किस तरह की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीजें हैं वो आज भी हमारे नेशन में प्रेवलेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो वो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। हम जो मर्जी कह लें, हाउ इक्वल टू सोसाइटीज, जब बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे सोशल डिफरेंसेस होते ही होते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्लास, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ मनी, होने ही होने होते हैं। तो कहते हैं कि हमें किस तरह से पता लगा है कि वहां पे सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे। पहली चीज है बरियल्स से। वो कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब बरियल्स होते थे, डेड को क्या करते थे, पिट्स में लेट करते थे, जैसे पिट्स बना दी, उसके अंदर दे यूज टू बी लेड, और कुछ पिट्स को वो ब्रिक से लाइन करते थे। और देखो जैसे हमने सुना है ना कि बहुत सारे जब डेड को बरी किया जाता है उनके साथ काफी सामान रख दिया जाता है विच वुड हेल्प देम इन देयर आफ्टर लाइफ। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में दे यूज टू पुट पॉटरी, पॉट्स रख देते थे, थोड़े ज्वेलरी रख देते थे, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, जो जो डेड है वो अपनी आफ्टर लाइफ में यूज कर सके। तो अगर आपको क्वेश्चन आए द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, यस दे डिड, ठीक है। अब ज्वेलरी भी पाई गई है बोथ मैन की ग्रेव में भी एंड विमेन की भी ग्रेव में, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि बोथ विमेन एंड मैन यूज टू यूज ऑर्नामेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि कई कई जगह पर उन्होंने देखा है कि डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर्स, कि कॉपर के मिरर्स के साथ भी डेड को बरी किया गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन जनरल इट अपियर्स दैट हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड। अब देखो उन्होंने आपको दो तरफ से फंसा दिया। एक तरफ तो उन्होंने बोला कि हाँ ज्वेलरी भी मिली है, ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, पॉटरी भी मिली है, कॉपर मिरर्स भी मिले हैं, लेकिन हमें लगता है कि इन जनरल ये प्रैक्टिस नहीं थी, कहीं कहीं पे पाई गई है। तो अपने क्वेश्चन में प्लीज ध्यान से रखना, ये बात मान के चलो कि पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वो बरी करते थे। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि दे डिड नॉट बरी एनीथिंग, तो ऐसा नहीं है, दे यूज टू बरी बट नॉट वेरी प्रेशियस थिंग्स, ओके। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज जो सोशल डिफरेंसेस बता रही है वो है आर्टिफैक्ट्स। वो कह रहे हैं कि जो डेली यूज की चीजें थी उनको कॉमन मटेरियल, ऑर्डिनरी मटेरियल जैसे कि स्टोन या फिर क्ले से बना लिया जाता था। और इन्हीं चीजों में आती है कॉर्न्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्रेश फ्लैश रबर जैसे होते हैं ना, प्यूमिस स्टोन्स होते हैं, ये सारे के सारे बहुत ही ऑर्डिनरी चीजें हैं, ये थ्रू आउट द सेटलमेंट मिल जाएगी, इनमें कुछ भी लग्जरी नहीं है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ लग्जरी हैं वो भी पाए जाते थे, जैसे कि
They are the ones that were made from costly material, costly and नॉन लोकल मटेरियल्स. अगर तो देखो कॉमन चीजें हैं वो तो लोकल मटेरियल की हैं, सबको मिलेंगी, लेकिन जो लग्जरीज थी वो कॉस्टली थी, रेयर चीजों से बनती थी, नॉन लोकल मटेरियल से बनती थी, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज यूज होती थी, जैसे कि लिटिल पॉट्स ऑफ फाइन्स. अब देखो जो बड़ी पॉटरी होती है ना वो कोर्स पॉटरी होती है, वो होती है डेली यूजेज के लिए. लेकिन जो एक होती है ना कि डेकोरेशन पर्पसेस के लिए या एक ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, वो छोटी और बहुत ही अच्छे किसी फैंसी मटेरियल से बनाई जाती है. तो वो किस मटेरियल से बनाई जाती थी? फाइन से. इसका याद रखना. Rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements. ठीक है. For example, miniature pots of finds, perfume bottles are found mostly in Mohenjo-daro and Harappa. There are none from small settlements like Kalibangan. वो कह रहे हैं कि ये जो लग्जरी आइटम्स है ना, जो मिनिएचर पॉट्स ऑफ फाइंस एंड मे बी दे वर यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल्स. अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि परफ्यूम्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो परफ्यूम्स हैं वो आपको एक बहुत लेटर डेट पे बता देंगे, द परफ्यूम्स केम एट सच लेटर डेट. लेकिन नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में परफ्यूम बॉटल्स यूज हो रही हैं, दैट मीन्स उस टाइम पे परफ्यूम्स एग्जिस्ट करते थे. अब वो कह रहे हैं कि गोल्ड भी बहुत रेयर था एंड बहुत ज्यादा प्रेशियस था, इसलिए जहां पे भी गोल्ड ज्वेलरी मिलेगी दैट मीन्स द पीपल वर इंडल्ज्ड इन लग्जरी. एंड वो कह रहे हैं कि गोल्ड जो है वो होर्ड्स में मिलती थी. होर्ड्स मतलब जब कैसे खजाना नहीं इकट्ठा कर लेते गोल्ड का, उस तरीके से मिलती थी. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. अब देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें करनी है, लेकिन अभी आई एम स्टिकिंग जस्ट टू द एनसीईआरटी. जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है. तो देखो चन्नूदारू इज अ टाइनी सेटलमेंट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन. कि चन्नूदारू एक छोटी सी जगह थी जो एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए थी. अगेन मैथ का फॉलोइंग में आ सकता है. अब क्या क्या क्राफ्ट फॉलो कर रहे थे? बीड मेकिंग मतलब मोती बनाते थे, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, मेटल के साथ काम करते थे, सील्स जो बनाते थे, और वेट होता है जैसे आप तोलने के लिए यूज नहीं करते वेट्स, हम यूज करते हैं 500 ग्राम्स 1 kg, इस तरह से वो भी वेट्स बनाते थे फॉर मेजरमेंट. द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स आर स्टोन्स लाइक कार्निलियन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स याद करना क्योंकि आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं. Jasper, crystal, quartz, steatite metals like copper, bronze and gold shell, fines, terracotta और burnt clay. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि what were the stones that were used or the which kind of metals, which kind of materials were found in uh, Harappan civilization or Indus Valley civilization. Then your chapter has a dedicated part on techniques of bead making. वो कह रहे कई बार क्या करते थे, दो बीड्स को बनाते थे बाय जॉइनिंग टू स्टोन्स. दो स्टोन्स को जोड़ के बीड्स बना देते थे. बहुत सारी शेप्स में थे, जैसे सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल. सिलिंड्रिकल मतलब ऐसे सिलेंडर की शेप में, स्फेरिकल मतलब गोल, बैरल शेप एंड सेगमेंटेड. और वो कह रहे हैं कि कई जो बीड्स थे उनको पेंटिंग से डेकोरेट किया जाता था. ठीक है. स्टीयरटाइट वाज अ वेरी सॉफ्ट स्टोन. हमने ऊपर भी पढ़ा है कि सील्स में भी स्टीयरटाइट यूज हो रहा है, क्योंकि सॉफ्ट स्टोन है इसलिए बीड्स बनाने बहुत ज्यादा इजी थे. बीड्स की ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग प्रोसेस भी किया जाता था ताकि बीड्स स्मूथ हो जाए. और स्पेशल ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चन्नूदारो, लोथल एंड धोलावीरा. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो ड्रिल्स हैं जो मोतियों को आप समझ लो पॉलिशिंग के लिए यूज की जा रही है, या सॉरी ड्रिल्स में होता है जिसमें आप बीड्स के अंदर छेद किए जाते हैं. तो ये चन्नूदारो, लोथल और धोलावीरा में मशीन्स पाई गई हैं. यही यही इसी इन्हीं सेंटर्स के बारे में बताया गया है कि ये जो सेंटर्स थे दे वर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बैंगल्स, लैडर्स, इनले. ठीक है. इसी का कंटिन्यू का पॉइंट है कि यही जगहों पे शेल ऑब्जेक्ट्स भी बनते थे. और वो कह रहे हैं कि हमें लगता है, जैसे आपको ऊपर बताया ना कि चन्नूदारो एक बहुत छोटी सी सेटलमेंट थी, तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जैसे बीड्स हो गया या मेटल वर्क है, वो चन्नूदारो और लोथल जैसी छोटी जगहों से बड़े बड़े शहरों में जैसे कि मोहिंजोदारो और हड़प्पा में लेके जाया जाता था, ट्रेड किया जाता था, लाइक लार्ज अर्बन सेंटर्स.
नेक्स्ट इज सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कोई पूछे भला कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कैसे पता लगा कि ये एरिया सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहले तो उनको रॉ मटेरियल मिला, उनको अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिले, जैसे मैं कोई कोई स्कल्पचर बना रही हूँ, कोई बीड्स बना रही हूँ, कोई मेटल वर्क कर रही हूँ और मेरा काम नहीं कंप्लीट हुआ या स्क्रैप है, मैं उसको फेंक दूंगी, कोई अच्छी चीज नहीं बनी मैं उसको फेंक दूंगी। अनफिनिश्ड मटेरियल मिला है, उनको रिजेक्टेड चीजें मिली और वेस्ट मटेरियल भी मिला है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्राफ्ट वर्क किया जाता था। टूल्स भी मिले हैं इनको, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये क्या स्ट्रेटजीज थी जिससे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ये मटेरियल लेके आते थे। या तो वो लोकल मटेरियल यूज कर रहे थे, अगर उनको टिम्बर चाहिए था, अच्छी वुड चाहिए थी या मेटल चाहिए था, वो एलुवियल प्लेन से बाहर मिलता था, क्योंकि ये ऐसी सेटलमेंट थी जहाँ पे इतना ज्यादा टिम्बर थी। जंगल की सेटलमेंट होती तो लोग आ ही नहीं सकते थे। ये थोड़ी क्लियर सेटलमेंट थी, सेमी एरिड सेटलमेंट थी जहाँ पे लोग आके रहने लग गए। अगर ये बहुत डेंस सेटलमेंट होती जहाँ बहुत फॉरेस्ट एरिया होता तो पॉसिबल ही नहीं था। तो कह रहे कि आसपास के एरिया से टिम्बर या मेटल ले आए। वो कह रहे कि हमें टेराकोटा टॉयज मिले हैं बुलॉक कार्ड्स के, जिससे हमें पता लगता है कि इन बुलॉक कार्ड्स को यूज किया जाता था ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीजों को, रॉ मटेरियल को भी, गुड्स को भी एंड पीपल को भी। मोर ओवर जो इंडस वैली, इंडस रिवर है या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको भी यूज किया जाता था एज वाटरवेज, ठीक है। तो देखो आप, रोडवेज में वो क्या यूज कर रहे हैं, बुलक कार्ट्स। और हमें कैसे पता लग रहा है कि बुलक कार्ट्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमने उनके टेराकोटा टॉय मॉडल्स देखे हैं। और सेकेंडली वो रिवराइन रूट्स यूज कर रहे हैं इंडस रिवर के, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी इंटरनेशनल ट्रेड की, कि वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से सामान लेके आते थे, कैसे मटेरियल लेके आते थे डिफरेंट एरियाज अपार्ट फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। उन्होंने कहा उन्होंने नागेश्वर एंड बालाकोट ऐसे एरियाज थे जहाँ पे सेटलमेंट बना ली, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे शेल मिलता था, ठीक है। शोरतुघाई, शोरतुघाई याद करो, वो एरिया है जहाँ पे किनाल्स पाए गए हैं। अफगानिस्तान में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लपीज लजूली करके एक मेटल आता है, स्टोन आता है सॉरी, वो मिलता था। अब आप कभी भी आप गूगल करके देख लीजिएगा, ब्लू कलर का स्टोन होता है, बहुत ज्वेलरी में भी यूज होता है। अगर आप इस मिडिल ईस्टर्न एरिया में चले जाइए या अफगानिस्तान के आगे वाली एरिया में चले जाइए, देखना उसके आर्किटेक्चर में भी ब्लू का काफी यूजेज है, ठीक है। तो शॉर्टुघाई से लपीज लजूली एक स्टोन है, आप देखिएगा, बहुत ज्वेलरी बनाई जाती है। लोथल था जहां से कार्निलियन लेके आते थे, ठीक है, फ्रॉम बरूच इन गुजरात, ये अभी प्रेजेंट नेम है, लेकिन लोथल से उनको कार्निलियन मिलता था। स्टीयरटाइट जो एक सॉफ्ट स्टोन है वो उनको साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से मिलता था। मेटल उनको राजस्थान से मिलता था। यहाँ पे जो कॉपर फील्ड है, कॉपर फील्ड ऑफ राजस्थान, वहां से इनको कॉपर मिलता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम, अब यहाँ पे देखो, दिस यूज टू सेंड एक्सपीडिशंस टू एरिया सच एज खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान में जो कॉपर मिलता है वो खेतरी रीजन से मिलता है, याद रखना ये माइन का नाम। देयर इज एविडेंस ऑफ खेतरी एरिया फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, which is distinctive non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects। वो कह रहे हैं जो ये खेतरी एरिया है ना, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था, इट वाज अ पार्ट ऑफ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। और यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज्यादा नॉन हड़प्पन पॉटरी। अब कोई पूछे कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा कि इनका कल्चर हड़प्पा से लगता, क्योंकि पॉटरी में डिफरेंस था। और ये एरिया सिंस एक कॉपर फील्ड के आसपास था, तो यहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है। और माना जाता है कि इस रीजन के लोग कॉपर सप्लाई करते थे हड़प्पन्स को। कॉपर प्लस टिन को ऐड करके बनता है ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन को ऐड करके बनता है ब्रॉन्ज। तो ये कॉपर यहाँ से आ गया और टिन मिला के उसको बना दिया ब्रॉन्ज। और साउथ इंडिया से वो लेके आते थे गोल्ड, कहाँ से, कुलार की गोल्ड फील्ड से, ठीक है। कुलार गोल्ड फील्ड से गोल्ड आता था, कॉपर मिलता था इनको खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान से। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। अब देखो, जो अफगानिस्तान के साथ हमने डिस्कशन किया, अफगानिस्तान तो काफी पास है ना, तो अब वो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंट लैंड्स हैं, बहुत दूर दूर के एरियाज है, उनके साथ रिलेशंस, किन किन के साथ रिलेशंस थे
और हमें कैसे पता लगा कि रिलेशंस थे। वो कह रहे हैं कि जो हम कॉपर थे, कॉपर एक खेतरी माइन से भी ला रहे थे और हम कॉपर ओमान से भी ला रहे थे। अब आप अरेबियन पेनिनसुला देखो तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे ओमान है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड एट ओमानी साइट्स, जिससे हमें पता लगता है कि ओमान और हड़प्पा के रिलेशनशिप्स थे। मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं वहां पे भी लिखा हुआ है, कॉपर आता था एक जगह से जिसका नाम था मगन, और उस मगन मगन जो था दैट वाज एंशिएंट नेम ऑफ ओमान। मेसोपोटामिया के भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मगन से हम कॉपर लाते थे, और मगन जो है वो है ओमान। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं जो बताते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स थे हड़प्पन, जैसे कि हड़प्पन सील्स हैं, वेट्स हैं, डाइस हैं, बीड्स हैं, जो हमें बताते हैं दीज आर द लाइक एग्जाम्पल्स, एविडेंसेस जो हमें बताते हैं कि हमारे लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स थे। उसके बाद जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं वो कहते हैं कि उनका दिलमुन दिलमुन के साथ रिलेशन था। वो दिलमुन को कहते हैं आइलैंड ऑफ बहरीन, कहते हैं कि बहरीन का शायद पुराना नाम था दिलमुन। मगन हमने कर लिया है ओमान। एंड मेलुहा, मेलुहा मीन्स probably या possibly they were the people of Harappan region. Apart from that वो कह रहे हैं कि जो इन एरियाज के साथ कम्युनिकेशन है ना वो दैट वाज बाय सी। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया, तीनों की तीनों एरिया कहीं ना कहीं सी से रिलेटेड है, सी से कनेक्टेड है। और कौन से सी से? अरेबियन सी से। तो वो कह रहे हैं कि मेसोपोटामियन जो हमारी लिटरेचर है उसमें भी लिखा हुआ है कि मेलुहा जो लोग थे दे वर लैंड ऑफ सी फेरर्स, वो ऐसे लोग थे जो समुद्र में जाते थे चीजों की खोज में। एंड उन्होंने कहा है कि जितनी भी हमारे पास सील्स हैं उनमें कई सील्स है जहाँ पे शिप्स एंड बोट्स बनी हुई है, तो इससे हमें पता लगता है कि शिप्स एंड बोट्स एग्जिस्ट करती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि जो इंडस रिवर थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी उनको भी यूज किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन भी करी जा रही थी शिप्स एंड बोट से, और इंटरनली भी की जा रही थी। और वो कह रहे हैं एक पर्शियन गल्फ सी भी मिली है बहरीन में, और कभी कभी उन सील्स में हड़प्पन मोटिव्स भी पाए जाते हैं। तो पता लगता है कि किस तरह से एक दूसरे का कल्चर वहां पे इंटरमिंगल करा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ हड़प्पन मोटिव्स में हम बुल्स की पिक्चर्स यूज कर रहे हैं और सिमिलर बुल्स की पिक्चर आपको बहरीन की सील में मिल रही है, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों का कल्चरल एक्सचेंज भी था। और वो कह रहे हैं कि वेरी इंटरेस्टिंगली दिलमुन वेट्स मीन वेट्स ऑफ बहरीन, जो तराजू में तोलने के लिए वेट्स होते हैं वो हड़प्पन स्टैंडर्ड फॉलो करते थे। जो भी वेट्स का स्टैंडर्ड हड़प्पा फॉलो कर रहा था, जो बहरीन के वेट्स थे वो भी हड़प्पन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सील्स एंड सीलिंग्स की। मैंने आपको पहले भी बताया है ये सील्स जो थी ये ट्रेड के लिए यूज होती थी एंड जनरली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। अब हम ऊपर भी पढ़ के आ गए हैं कि जो बहरीन की सील थी उसमें कहीं ना कहीं हमारे हड़प्पन मोटिव्स का भी यूज किया गया था। तो सिमिलरली ये जो सील्स थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही थी, और ये सील्स बताती थी इनके ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शन थी, जो भी सील्स के ऊपर बनाया गया था, जो स्क्रिप्ट लिखी होती थी उससे पता लगता था कि कौन सा बंदा है जिसने ये चीजें भेजी है। एक सील आपके आइडेंटिटी फॉर्म करता था कि कहाँ से चीजें आई हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो हड़प्पन सील्स हैं, मैं बताती हूँ ऐसे सील्स बनी होती है, उसमें एक सेंट्रली कोई मोटिव ड्रॉ किया होता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई गॉड हो सकता है, साथ में हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी होती है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि प्रोबेबली दिस इज द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर, कि किस बंदे ने ये सामान भेजा है। वही बात बोल रहे हैं, सील में जनरली एक मोटिव होता है, कोई एनिमल हो सकता है, ठीक है। और ये एनिमल क्यों यूज किया जा रहा है, जरूरी नहीं है हर कोई स्क्रिप्ट पढ़ सके, अभी इतना ग्लोबलाइज वर्ल्ड नहीं था, तो एनिमल बनाया गया उन लोगों के लिए रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर कि जो लोग पढ़ ना सके। अब सेम चीज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप पार्टी को सिंबल से पहचान सके, वो लोग भी पहचान सके जो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। So these seals were basically used to convey the identity of the sender and to facilitate long distance communication. Harappan's inscriptions are short and has too many signs. Inscriptions मतलब जो भी इसकी स्क्रिप्ट में चीजें लिखी गई हैं या तो सील्स के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शन है दे आर शॉर्ट और साइंस में है। एंड yes, the script was not alphabetical.
जो स्क्रिप्ट है वो अल्फाबेटिकल नहीं है, उसमें अल्फाबेट्स नहीं थे, एंड इट इज रिटन राइट टू लेफ्ट। जो हम लिखते हैं ना, वो हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो ये स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, उल्टी लिखी जाती थी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेट्स। अब वेट्स क्या है, जो हम तराजू में यूज करते हैं मेजर करने के लिए किसी भी चीज का वेट। एक्सचेंजर्स वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। अब याद रखना कि जो वेट्स थे वो हमारे किस स्टोन से बनते थे, चर्ट से बनते थे, ठीक है। और ये ऐसा स्टोन था जो क्यूबिकल था, इस पे कोई मार्किंग्स नहीं होती थी, और जो ये क्या कहते हैं, आपके वेट्स के जो डिनोमिनेशंस थे वो देवर बाइनरी इन नेचर, 1 2 4 8। बाइनरी का मतलब है फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 32 इंटू 2, इस तरह से चलता था। while the higher denominations followed the decimal system। अब कोई पूछे was the decimal system prevalent during Harappan civilization? Yes, it was। Smaller weights were probably used for weighing jewelry and beads। मेटल स्केल पैन्स हैव आल्सो बीन फाउंड। मेटल स्केल पैन्स होते हैं, आपने कभी देखे, बड़े बड़े तराजू होते हैं जिसके अंदर एक तरफ सामान रखा जाता है और एक तरफ वेट्स रखे जाते हैं, उनको कहते हैं मेटल स्केल पैन्स। तो बेसिकली डेसिमल सिस्टम भी था, बाइनरी सिस्टम भी था, मेटल स्केल पैन्स भी थे, और जिस स्टोन के वेट्स बन रहे थे वो था चर्ट। अब ये बात हम कर चुके हैं कि लेबर को मोबिलाइज किया जाता था जब हम सिटाडेल की बात कर रहे थे, एंड this labor was mobilized for making bricks and construction of massive walls and platforms। ओके, अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन हमने देखी है, ब्रिक्स से हुई है, मड ब्रिक्स से हुई है, जिससे भी हुई है, उसके लिए लेबर भी चाहिए, तो लेबर वाज मोबिलाइज्ड ऑन अ लार्ज अमाउंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में किंग्स या पैलेसेस होते थे? ये एक डिबेटेड क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि एक लार्ज बिल्डिंग वाज फाउंड एट मोहेंजोदारो, एंड उनको जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने पैलेस का नाम दे दिया कि हो सकता है वो पैलेस हो, लेकिन कोई बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर हमें एविडेंसेस नहीं मिले हैं। और एक स्टोन स्टैचू मिला है, उसको हम प्रीस्ट किंग बोलते हैं। अभी भी उसको प्रीस्ट किंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेसोपोटामियन हिस्ट्री है ना, वहां पे प्रीस्ट किंग होते थे, तो उन्हें लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्रीस्ट किंग हो सकते हैं। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो हड़प्पन सोसाइटी है उसमें कोई भी रूलर्स नहीं थे और सब लोगों का इक्वल स्टेटस था। अब कोई कहते हैं कि हो सकता है कि वहां पे कोई सिंगल रूलर ना हो, बट मोहेंजोदारो का अलग हो सकता है, हड़प्पा का अलग हो सकता है, या तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस है। कोई कहता है कि जो एक बिल्डिंग मिली है मोहेंजोदारो में वो किंग की हो सकती है, कोई कहता है रूलर्स थे ही नहीं, कोई कहता है कि हो सकता है एक रूलर ना हो बट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट रूलर्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि एक सिंगल स्टेट थी। अब वो कह रहे हैं कि सिंगल स्टेट कैसे थी, क्योंकि इनके आर्टिफैक्ट सेम थे, पॉटरी सेम थी, प्लान सेटलमेंट्स है वो भी सेम है, जो ब्रिक साइज है या उसकी ब्रिक साइज का रेशियो है वो भी सेम है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल है उसी के आसपास सेटलमेंट्स बनी है, जैसे चन्नूदारो था, एक क्राफ्ट स्टेशन था। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें लगता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट जगह छोड़ के एक ही स्टेट थी। नेक्स्ट वी मूव टू द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। ऐसा क्या हुआ जो सिविलाइजेशन ये खत्म हो गई? वो कह रहे हैं कि बाय 1800 BCE most of mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned। कि हमने तो देखा ना कि 1900 BCE तक ये खत्म हो गई थी, लेकिन वो ये ना कि कोई सिविलाइजेशन एकदम से खत्म नहीं होती, ओवर द इयर्स। कि वो देख रहे हैं कि 1800 BCE तक तो चोलिस्तान को अबैंडन कर दिया गया था, खाली पड़ गया था चोलिस्तान। अब जो पॉपुलेशन थी वो नए नए एरिया में जा रही थी, जैसे कि गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब वो कह रहे कि कुछ हड़प्पन साइट्स अभी भी कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन वो एक होता है ना कि बिल्कुल प्रॉपर हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं थी। जैसे राइटिंग होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, जो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स थे वो भी डिसअपेयर हो गए। जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक थी वो डिटीरियोरेट होगी, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक याद करो, कोर्टयार्ड है, उसके आसपास रूम्स बने हुए हैं,
ब्रिक्स का, बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया गया। इसका मतलब जो आने वाला टाइम था पोस्ट हड़प्पन था, वो एक डेवलप्ड सोसाइटी नहीं थी, वो इनफैक्ट उल्टे रास्ते निकल गई थी, वो कम डेवलप थी, वो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स भी नहीं थे। और जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो अर्बन थी, वो कह रहे हैं लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन या जो हड़प्पन के बाद आए हैं दे हैड रूरल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जिस तरह से हम कह रहे हैं ना कि जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं उनके पास अर्बन स्टाइल लाइफस्टाइल था, लेकिन जो बाद में आई है वो रूरल आई है। तो एक समझ लो एक तरह का रिग्रेशन हुआ। एक होता है ना कि नेक्स्ट सिविलाइजेशन आ रही है जो प्रोग्रेसिव है, उसके पास बेटर टेक्नोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। What were the reasons for decline of Harappan civilization? क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है कि बारिश कम होनी शुरू हो गई हो क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेमी एरियड रीजन था। डिफॉरेस्टेशन हो गई हो, इतनी डिफॉरेस्टेशन हो गई कि रिसोर्सेज ना हो, बहुत सारे फ्लड्स आ गए हो, रिवर्स शिफ्ट हो गई हो या ड्राई हो गई हो, या फिर ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई हो कि लैंड है वो कम पड़ गई हो। ठीक है, और ये कहते हैं कि हमें कैसे पता लगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर रही है। देयर वाज डिसअपेरेंस ऑफ सील्स, स्क्रिप्ट नहीं रही, जो डिस्टिंक्टिव बीट्स थे वो नहीं थी, पॉटरी नहीं थी, एक जो स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम था वो खत्म हो गया और लोग लोकल वेट्स यूज करने लगे, जैसे डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट वेट सिस्टम आ गए, और लार्ज स्केल अबैंडनमेंट ऑफ सिटीज हो गई। जैसे अभी हमने पढ़ा ना चन्नू दारो की भी अबैंडनमेंट होगी, लोग छोड़ के चले गए, तो पता ही नहीं है क्या हुआ। बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस है कि क्या हुआ हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवर कैसे हुई थी। वो कह रहे कनिंगम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between 4th and 7th century CE to locate early settlements. उन्होंने क्या किया, जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे उन्होंने जो अकाउंट छोड़े, जो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स छोड़े, उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे उन्होंने साइट्स को ढूंढना शुरू किया। एंड Cunningham also collected, documented, translated inscriptions found during his surveys. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he had thought had cultural value. उन्होंने जब ये डॉक्यूमेंट्स देखे, ये इंस्क्रिप्शंस को ट्रांसलेट किया, जब उन्होंने वहां पे एक्सकवेशन करनी शुरू की, उनको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले। अब किसी को खोदने पे आर्टिफैक्ट्स मिले और पहले ऐसी कोई चीज ना हुई, उनको लगा नहीं यार इसकी कोई कल्चरल वैल्यू हो सकती है। अब वो कह रहे कि साइट लाइक हड़प्पा विच वाज नॉट पार्ट ऑफ आइटिनरी ऑफ चाइनीज पिलग्रिम, मीन जो हड़प्पा था दैट वाज नॉट विजिटेड बाय द चाइनीज पिलग्रिम्स एंड was not known as early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigations because he was relying on Chinese Buddhist pilgrims, और उन्होंने हड़प्पा का कहीं भी मेंशन नहीं किया था। तो उनको लग रहा था कि जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं या फैक्ट कि जो हड़प्पा है एक अर्ली सिविलाइजेशन हो सकती है, उनकी उनकी जो प्रॉपर सेटअप था उसमें फिट इन नहीं हो रही थी ये आइडिया। सो ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली often during the 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were. उनको नहीं पता था कि कितनी पुरानी आर्टिफैक्ट्स है, बट उनको पता था कि हाँ यार इसका कोई ना कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस हो सकती है। इसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कहा दयाराम साहनी एंड रखल दास बैनर्जी ने कुछ ऐसे ही सील्स पाए हड़प्पा और मोहनजोदारो में। इन्हीं फाइंडिंग्स के बेस पे 1924 में जॉन मार्शल, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, वो कहते हैं कि ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड. Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring stratigraphy of these sites. वो क्या करने लग गए थे, वो जो ये माउंट्स थे ना, उनको एक होता है जैसे एक माउंड है, मिट्टी का ढेर है, जो पुरानी सिविलाइजेशन है उसका सामान यहाँ मिलेगा, फिर नेक्स्ट का यहाँ मिलेगा, फिर नेक्स्ट का यहाँ, जो लेटेस्ट होगा उसका ऊपर मिलेगा। वो कहते हैं कि इसको स्ट्रैटिग्राफिकली वो नहीं देख रहे थे और सीधा उसको एक्सकवेट करके इनको यूनिफॉर्म मान के चल रहे थे। इसलिए बहुत सारे आर्टिफैक्ट जो डिफरेंट टाइम पीरियड के थे उनको सिमिलर उन्होंने सिमिलर क्लासिफिकेशन में ग्रुप कर दिया, और बहुत इस चक्कर में बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो थी वो गुम हो गई।
अब उन्होंने बताया है REM व्हीलर, इन्होंने ये प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया एंड उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो माउंड है, जो मिट्टी का ढेर है, उसकी स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करें और यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ करें, क्योंकि इस लाइन पे जो सिविलाइजेशन का टाइम होगा वो सेम होगा, इस पे सेम होगा, इस पे सेम होगा और इस पे सेम होगा आपस में, लेकिन ये सारी की सारी अलग होंगी। अब नेक्स्ट जो बात करनी है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। वो कहते हैं कि हम जब सील्स को देखते हैं ना, हमें लगता है कोई रिचुअल सीन्स वहां पे प्रैक्टिस होते थे, कोई रिचुअल्स या कोई रिलीजियस बिलीव्स थे जो फॉलो होते थे। अब हमने ऊपर ग्रेट बात के बारे में भी पढ़ा है कि कोई रिचुअल्स या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यूज करा जाता था। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें प्लांट मोटिव्स मिले हैं, प्लांट्स के ऐसी पिक्चर्स मिली हैं जो हमें लगता था कि वो लोग नेचर की वर्शिप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी मिले हैं, जैसे वन हॉर्न्ड एनिमल जिसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। लगता है कि कोई मिथिकल जैसे होता है ना, कि मिथिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो मिथ्स में होते हैं, जिनको लगता है कि हमारे पूर्वजों से एसोसिएटेड हो या कोई उनके मिथ से रिलेटेड हो। अब वो देखो एक सील है जिसमें एक योगिक पोस्चर में अ पर्सन इज सिटिंग एंड दैट पर्सन इज सराउंडेड बाय एनिमल्स, और उनको कहते हैं कि दिस पर्सन इज रिगार्डेड एज प्रोटो शिवा, दैट इज द डिपिक्शन ऑफ शिवा एंड वन ऑफ द मेजर डीटीज फ्रॉम हिंदुइज्म। दे आर सेइंग कि जो सील के ऊपर ये योगिक पोस्चर में इंसान बैठा है, जिनके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, दैट पर्सन इज रिगार्डेड एज प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा मीन्स पुराने शिवा है। और बहुत सारे जो कोनिकल स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं उनको लिंगास, जो शिवलिंग्स होते हैं, उनसे कंपेयर किया जा रहा है या एसोसिएट किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है, आपकी बुक के एंड में ना आपको कीवर्ड्स दिए होते हैं। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, क्योंकि जैसे एक शमन वर्ड है, वो आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे। shaman word is found in so and so history. What does shaman word mean? These are men and women who claim magical and healing powers as well as an ability to communicate with the other world. बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास मैजिकल हीलिंग पावर है और हम भगवान के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और या दूसरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको कहते हैं शमन। ठीक है। Hoards are objects kept carefully by people, often inside containers such as pots. वही मैंने आपको बताया था ना कि गोल्ड के होर्ड्स मिले हैं, कि गोल्ड को उन्होंने खजाने की तरह संभाल के रखा हुआ है। ठीक है। Saddle querns were the only means of grinding cereals and pulses. They were made of hard, gritty rock or sandstone. The remains of saddle querns show sign of hard usage. सैडल कोन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा जैसे समझ लो दो पत्थर हैं जिनको यूज किया जाता था फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स एंड पल्सेस। तो ऐसे बोल सकते हैं सैडल कोन्स वर यूज्ड ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, फॉर व्हाट पर्पस वर दे यूज्ड। तो आपको इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है। करी स्टोन्स अभी भी यूज किए जाते हैं। करी स्टोन्स दे आर लाइक पाउंडर। किसी भी चीज को, करीज को पाउंड करने के लिए, उनकी पेस्ट बनाने के लिए करी स्टोन यूज किए जाते हैं। और हमने चर्ट के बारे में पढ़ लिया है। चर्ट वाज वन स्टोन which was cubical with no markings and that was used as weight. So आज हमने क्या किया है, हमने थीम्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, प्लीज डू कमेंट so that I can post the next chapter for you guys. Thank you everyone.